नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका छठी सदी ईसा पूर्व का काल है, वहाँ पे किस तरह से राजनीतिक व्यवस्थाएं परिवर्तित होती है, या हम कहें कि उत्तर वैदिक काल के बाद एक जो राजनीतिक परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, उसको हम समझेंगे। और इसको द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसको भी हम देखेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ये शुरू करते हैं इस वीडियो के विषय में और ये जानते हैं कि छठी सदी ईसा पूर्व के आसपास जो भारत का इतिहास है वो किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, उसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करें। तो जो सबसे पहला परिवर्तन हम देख पाते हैं कि मुखिया तंत्र से जनपद का विकास हमको देखने को मिलेगा। अब ये भी हमको दो चरणों में देखने को मिलेगा कि मुखिया तंत्र से जनपद किस प्रकार से विकसित हो रहा है। जब हम पहले चरण की बात करते हैं, वहां पे जो आपका पुजारी वर्ग, उसने यज्ञ के द्वारा, बलि प्रथा के द्वारा राजा को दैवीय स्थान प्रदान कर दिया था और राजा देवता के तुल्य हो चुका था। और दूसरे चरण में हम देखें कि जनपदों और महाजनपदों के रूप में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा था। प्रथम चरण में आप समझिए कि अश्वमेध यज्ञ जैसी व्यवस्था थी, और जो आपकी ये अश्वमेध यज्ञ हो रहे थे या अन्य यज्ञ जो हो रहे थे, इससे जो आपका पुजारी है, ब्राह्मण है, ये लोग राजा को एक दैवीय स्थान दे दे रहे थे कि राजा देवता के तुल्य है और उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो इस रूप में भी जो राजा अच्छे काम करेगा तो उसका भी क्षेत्र लगातार बढ़ेगा। तो हमको इस रूप में भी क्षेत्रों का विकास होता हुआ मिलेगा। इसके साथ साथ जो दूसरा चरण होगा, जिसमें हम देखेंगे कि जो छोटे राज्य आपके होंगे या छोटे जो आपके कबीले होंगे, ये धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएंगे जनपद में, एक बड़े क्षेत्र पे अपना ये अधिकार कर लेंगे। इस जनपद का आप मतलब समझिए, जनपद में दो शब्द हैं, एक आपका हो गया जन और दूसरा आपका हो गया पद। तो यदि हम इनको अलग अलग देखें तो जन का मतलब जनता हो गया और पद का मतलब पद चिन्ह यहाँ समझा जाएगा। तो जहां पे किसी एक जाति से, समूह से, वर्ग, जाति तो कहना गलत है, एक कबीले के लोग जिस क्षेत्र विशेष पे रह रहे हैं, उनके पद चिन्ह जहाँ पे है या जहां तक उनकी सीमा रेखा है, उसको जनपद का नाम दिया गया। यही जनपद बाद में हमको महाजनपद के रूप में मिला। महाजनपदों के जो शासक है वो हमको जनपदों के शासक से ज्यादा शक्तिशाली दिखते हैं। अब दो तरह के राज्यों का जन्म हो रहा था। एक जो राजतंत्रीय राज्य हैं, जिनमें हम देखेंगे कि राजा की ही प्रमुख भूमिका होगी और ये अधिकतर हमको कहाँ मिलेंगे, गंगा के मैदानों में। दूसरा जो गैर राजतंत्रीय राज्य है, उनका भी जन्म होगा, इसमें हमको गण संघ देखने को मिलेंगे। अब इनमें अंतर क्या होगा, जो आपका राजतंत्रीय राज्य, इसमें राजा को जो दैवीय स्थान है वो हमको ज्यादा प्रभावित रूप में मिलेगा, और जो गैर राजतंत्रीय राज्य है जिसमें गण संघ की बात की जाती है, इनमें एक संघ होगा, अर्थात सहमति होगी लोगों की, एक तरह से ये गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में हमको मिलेगा। वही जब हम राजतंत्रीय व्यवस्था की बात करते हैं तो पावर क्या होगा, सेंट्रलाइज होगा, एक हाथों में पावर ज्यादा कंट्रोल वे में होगा और उस तरह से शासन व्यवस्था चलेगी। गणसंघ की व्यवस्था हम कहाँ देखेंगे, जो हिमालय की तलहटी का क्षेत्र है, जो उत्तर पश्चिमी भारत का पंजाब क्षेत्र, सिंध क्षेत्र या मध्य पश्चिमी भारत का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में हमको गण संघ देखने को मिलेगा। अब यहाँ भी आप समझिए कि भूगोल का किस प्रकार से उपयोग हो रहा है राजतंत्र। देखिए, गंगा का जो उपजाऊ मैदान है, यहाँ पे उत्पादन अधिक होगा, और जब उत्पादन अधिक होगा तो आपका जो अधिशेष वो भी हमको देखने को मिलेगा ज्यादा, और जब अधिशेष ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा शक्तिशाली राज्य हमको मिलेगा। और इसीलिए जो महाजनपद है वो हमको इस क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेगा। यही जब हम देखेंगे गणसंघ, अधिशेष तो यहाँ भी होगा, लेकिन वो अधिशेष कैसा होगा, कम अधिशेष होगा, और जब कम अधिशेष होगा जन भागीदारी ज्यादा महत्वपूर्ण हो और उसके माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जाएगी। तो दो तरह के राज्यों का जन्म हो रहा था, एक जो राजतंत्रीय व्यवस्था को ज्यादा मान रहे थे, दूसरा जो गणसंघीय व्यवस्था को अपना रहे थे। गणसंघ हम देखेंगे तो हमको ये महाजनपदों के पहले के भी मिलते हैं, मतलब पहले से भी ऐसी व्यवस्था हमको मिलती है गणसंघों के रूप। राजतंत्रीय व्यवस्था ज्यादा प्रभावित रूप में हमको तब मिलेगी जब गंगा के मैदान में सफाई की जाएगी, गंगा के मैदान के वनों को साफ किया जाएगा, और स्पेशली हम कहें जब होगा आपका लोहे का आविष्कार। लोहे का आविष्कार महाजनपदों के बनाने के पीछे एक प्रमुख रोल अदा करेगा। अगर हम गणसंघ के जो भाग है उनको देखते हैं तो उसमें भी हमको भाग मिलते हैं, एक आपका गणतंत्र, दूसरा आपका कुलीन तंत्र। यहाँ अंतर समझिए, तो आपका कुलीन तंत्र होगा उसमें अधिकतर हम देखेंगे कि जो क्षत्रिय वंश वो शासन व्यवस्था में बना रहेगा। गणसंघ में भी आपके दो भाग है, एक गणतंत्र जिसमें जो सामान्य जनता है उसकी सहमति से राजा होगा, मतलब यहाँ उसकी वर्ण व्यवस्था पे ज्यादा प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। वहीं हम देखेंगे जो आपका कुलीन तंत्र है, इसमें भी जनता की मर्जी से राजा बनेगा, लेकिन वो किसी एक वर्ण का होगा, मतलब लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि वो किसी भी वर्ण से व्यक्ति को चुन ले, उनके पास ये ऑप्शन होगा किसी व्यक्ति को चुने, और उसका वर्ण क्या होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था हमको मिलेगी। तो गणसंघ के भी हम दो भाग देख रहे हैं, एक आपका गणतंत्र, प्योर गणतंत्र है, यहाँ पे सामान्य जनता को पूरा अधिकार है कि वो किसको राजा बनाए,
फिर हमको एक मिलेगा कुलीन तंत्र, जहाँ पे किसी एक कुलीन वंश से, या हम उस समय के जो वंश है उनको, जिनको माना जा रहा है कि वो कुलीन है, उनसे संबंधित किसी वंश से वो संबंधित होना चाहिए। और उसमें मुख्य भूमिका में कौन आता है? क्षत्रिय आते हैं। तो उससे संबंधित हो तब जाके उसको राजा माना जाएगा। इस गण संघ में हमको दो सामाजिक स्तर देखने को मिलते हैं। एक क्षत्रिय राजकुल, जैसे हमने बताया, जो कुलीन तंत्री व्यवस्था को अपनाएगा, और ये उन लोगों का परिवार होगा जो शासन व्यवस्था में सम्मिलित है। दूसरे हमको मिलेंगे दास कर्म, जो श्रमिक या दास के रूप में हमको मिलेंगे। तो यहाँ देखिए, गण संघ में जो सामाजिक स्तर है उसमें दो लेवल है। एक, या तो वो शासक है, और दूसरा क्या वो शासित है। तो शासित वर्ग में हमको मिलेगा दास और कर्मकार या काम करने वाले लोग, जिसमें श्रमिक और दास हमको मिलेंगे। और दूसरा हमको मिलेगा क्षत्रिय राजकुल, जो प्रशासनिक व्यवस्था में अपनी भूमिका अदा करेगा। राजा का पद हम यहाँ पे देखेंगे खास चीज कि वंशानुगत नहीं हो। यही जब हम राजतांत्रिक व्यवस्था की बात करेंगे, वहां राजा का पद वंशानुगत होगा, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन गणसंघ की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ राजा का जो पद है वो वंशानुगत नहीं होगा, मतलब ट्रांसफर नहीं होगा। मुखिया के रूप में हमको राजा मिलेगा। दूसरी चीज, दैवीय रूप में हमको राजा नहीं मिलेगा। राजतंत्रीय व्यवस्था में आपको राजा दैवीय रूप में मिलेगा, और जिसके नाम हमको मिलेंगे गणपति, गणराज या संघ, इन नामों से हमको राजा मिलेगा। अगर हम ये समझना चाहें कि जो ये नगरीकरण हो रहा है, ये जनपदों का जब उदय हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, इनको समझने का अगर हम प्रयास करें तो हम ये देख पाते हैं कि एक प्रमुख भूमिका है क्षेत्रीय संसाधन, जिसमें कृषि संबंधित संसाधन है। और उसमें हम देखेंगे जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, वहां पे कृषि व्यवस्था का विकास हो रहा है, और कृषि उत्पादन हमको अधिशेष के रूप में मिल रहा है। जब ये होगा अधिशेष उत्पादन, इस अधिशेष उत्पादन पे क्या होगा? नियंत्रण का प्रयास। इस पे नियंत्रण किसका हो? तो उसी रूप में हमको राजा का जन्म मिलेगा। एक हमने पीछे बात की थी कि जब भूमि विवाद और प्लस परिवार विवाद, ये दो तरह के विवाद समाज में उत्पन्न होंगे, तो इनको जो सुलझाने वाला व्यक्ति होगा वही हमको राजा के रूप में मिलेगा। इसी तरह हम देख रहे हैं कृषि संबंधी संसाधन है, ये विकसित हो रहे हैं गंगा के मैदानी भागों में। अब उन पे नियंत्रण के लिए, उन पे कंट्रोल के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो एक व्यक्ति पैदा होगा, जो एक व्यवस्था पैदा होगी, वो होगी कौन सी? राजतंत्रीय व्यवस्था। और उसके साथ साथ हम देखेंगे जो गैर कृषि संबंधित संसाधन वो भी हमको मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे लोहा, जो इस क्षेत्र में हमको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह के संसाधन हमको मिलेंगे जो सपोर्ट करेंगे इस राजतंत्रीय व्यवस्था को, और ये एक स्ट्रॉन्ग रूप में हमको देखने को मिलेंगे। और कृषि अधिशेष, अभी हमने देखा कि कृषि अधिशेष हमको किस तरह से मिल रहे थे, और उनपे जो नियंत्रण है वो प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। अगर हम समझना चाहे कि उस समय कृषि व्यवस्था क्या थी, तो पाणिनि की जो व्याकरण है उस पुस्तक से हमको ये पता लगता है कि किस तरह की कृषि व्यवस्था उस समय थी, या कृषि में किस तरह की संपन्नता हमको देखने को मिलती है। मतलब एग्रीकल्चर कितना स्ट्रांग था, इकोनॉमिकल उसका कितनी वैल्यू, वो हम समझने की कोशिश करें। तो एक शब्द हमको मिलता है सुहाली शब्द, जो प्रयोग होता है अच्छी तरह से जोती गई भूमि के लिए। तो पाणिनि की व्याकरण में हमको ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे, ये बताएंगे कि उस समय जो कृषि व्यवस्था है वो किस तरह की थी, किस लेवल की कृषि व्यवस्था थी, और उसकी वजह से जो उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू वो किस तरह से डेवलप हो रही थी। फिर हमको एक शब्द मिलेगा वृद्धि, ये कहेंगे बृहया भूमि। फिर हमको अलग अलग फसलें मिलेगी, जिसमें यव्य, गेहूं, तिल्या, तिल, ये सब कुछ हमको मिलेगा। और जो सबसे खास चीज हमको मिलेगी धान की खेती, ये हमको प्राथमिकता में मिलेगी। धान की उपज बहुत अच्छी होगी, और धान हमको मिलेगा कि उसको रोपाई विधि से उगाया जा रहा है। तो कृषि में जो परिवर्तन होगा, एक ये आपका रोपाई विधि वाला, ये भी कृषि में एक बड़ा परिवर्तन लेके आएगा, उपज में परिवर्तन लेके आएगा, और इससे भी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो एक शब्द इस्तेमाल किया गया है साली, साली शब्द इस्तेमाल किया गया है सर्वश्रेष्ठ धन के। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से कृषि के संसाधन और जो क्षेत्रीय संसाधन, उसके बाद जो कृषि अधिशेष, वो तीनों मिलके एक व्यवस्था बना रहे हैं, जिससे प्रबंधन और पुनर्वितरण की जो व्यवस्था है उसको बनाया जाना अनिवार्य हो जाता है। और जो शक्ति का आधार है वो इन्हीं पे टिका हो जाता है कि किसके पास ये अधिकार है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन में और मैनेजमेंट में इस कृषि अधिशेष का कितना बड़ा रोल लगता है। और हमको एक व्यवस्था मिलेगी जनपदों के रूप में। यही जनपद अपनी शक्ति को ज्यादा बढ़ाएंगे, और फिर हमको परिवर्तित मिलेंगे महाजनपदों के। देखिए हो क्या रहा है कि फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। इससे क्या होगा, जो महाजनपद के शासक कृषि में कर लगाएंगे, और एक नियमित आय का साधन बन जाएगा शासकों के। पहले आप देख रहे थे जो शासक है उनके पास कोई नियमित सेना नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं होते थे कि अपने सैनिकों को वो लगातार वेतन दे पाए। इसलिए हम देखें जो कबीलाई व्यवस्था थी, एक ही कबीले के लोग आपस में एक साथ रहते थे और अन्य कार्य भी करते रहते थे, कृषि करते थे या शिकार करते थे, अन्य कार्य भी करते थे। लेकिन जब युद्ध होता था तो आपस में इकट्ठा हो जाते थे और युद्ध करते थे। अब परिवर्तन क्या होगा, कृषि अधिशेष होगा, और जब कृषि अधिशेष होगा, कृषि कर कलेक्ट किए जाएंगे, और दोनों तरीके से, कृषि अधिशेष से भी जिससे खाद्यान्न भी आपूर्ति हो सके, और अधिशेष से उत्पन्न कर से, जिससे इकोनॉमिक जो कंडीशन है राजा की वो लगातार बढ़ेगी। और राजा क्या करेगा,
नियमित सेना रखेगा। इन बढ़े हुए करों से राजा लगातार प्रशासनिक व्यवस्था पर और सैनिक व्यवस्था पर खर्च को बढ़ाएगा, जिससे अब हमको मिलेगा कि प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो ज्यादा स्ट्रांग मिलेगी, और जो सैनिक पर खर्च से सैन्य जो व्यवस्था है या सैन्य की जो क्षमता है वो हमको ज्यादा स्ट्रांग मिलेगी। इससे राज्य व्यवस्था की नींव बन जाएगी, राजकीय तंत्र बनेंगे, जनपद बनेंगे, महाजनपद बनेंगे। तो इस तरह से एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम हमको देखने को मिलेगा। अधिक उपज से क्या होगा, जनसंख्या पे भी इसका प्रभाव मिलेगा। जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगी, लोगों को अच्छा भोजन मिलेगा, लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी। इसकी वजह से जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर में क्या आएगी, कमी आएगी। अब जब इस मृत्यु दर में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो हमको देखने को मिलेगी। दूसरा, जन्म दर में भी वृद्धि होगी, क्योंकि अब लोगों को अच्छा खाना मिल रहा है, एक सिस्टम मिल रहा है, एक व्यवस्था मिल रही है जिसके तहत लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव हमको जनसंख्या वृद्धि पे भी मिलेगा। अब इस जनसंख्या वृद्धि से क्या होगा, हमको जो सैनिक है वो अधिक मिलेंगे, दूसरे जो हमको श्रमिक ये हमको अधिक मिलेंगे। इस सैनिक से क्या होगा, जो आपका राजतंत्र है वो मजबूत होगा, और जो ये श्रमिक है इनसे क्या होगा, कृषि व्यवस्था जो आप वो हमको और अधिक मजबूत होती दिखेगी। तो इस तरह से एक राजनीतिक व्यवस्था हमको ओवरऑल स्ट्रांग होती हुई मिलेगी। एक और परिवर्तन हमको मिलेगा कि जो नगर में रहने वाले लोग, देखिए एक तो आपका हो गया कृषक समाज, दूसरा एक नया समाज हमको इस काल में देखने को मिलेगा जिसको कहेंगे नगरीय समाज। जिस तरह से आप हड़प्पा में देख रहे थे कि लोग नगरों में रह रहे थे और नगरीय जीवन जी रहे थे, उसी तरह से एक नगरीय समाज हमको यहाँ देखने को मिलेगा। इस नगरीय समाज के साथ क्या होगा, जो कौशल है वो जुड़ेगा। मतलब ये जो नगरीय समाज है ये उत्पादन करेगा कि वस्तुओं की प्लस सेवाओं की, दोनों तरीके का उत्पादन मिलेगा, कि ये सर्विसेज भी प्रोड्यूस करेंगे, और नई नई जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो भी हमको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये नगरीय समाज रहेगा, नगरों में ये निवास करेगा, और ये स्पेशलाइज्ड होगा, क्षेत्र में ये स्पेशल होगा और उसका विकास करेगा। जैसे बढ़ई है, लोहार का काम है, कपड़ा बुनाई का काम है, इस तरह की जो लोग हैं ये एक समूह में रहना आप चालू कर देंगे। और क्योंकि कृषि में अधिशेष उत्पादन हो रहा है, और जब कृषि में अधिशेष उत्पादन हो रहा है तो उसकी मदद से इनको खाद्यान्न की आपूर्ति होगी, और इनको अपनी सेवा के बदले, अपने प्रोडक्ट्स के बदले दाम भी मिलेंगे, क्योंकि लोग उसको खरीदेंगे। जाहिर सी बात है, जब कृषि व्यवस्था स्ट्रांग होगी, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी तो साइकिल से चलती है, जितना तेज साइकिल का मूवमेंट होगा उतनी तेज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। तो जैसे ही लोगों के पास उत्पादन हुआ, अधिशेष उत्पादन हुआ, फिर ये लोग क्या करेंगे, उसका निवेश करेंगे किसी न किसी जगह पे, या उसको खर्च करेंगे कहीं ना कहीं। उस खर्च से क्या होगा, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो आपकी वो प्रोड्यूस होंगी, फिर उससे क्या होगा, उत्पादन होगा। तो एक साइकिल के थ्रू इकोनॉमी लगातार बढ़ती चली जाएगी, और इसके थ्रू क्या होगा, जो गैर कृषि व्यवसायी वर्ग, उस वर्ग का विकास होगा, और गैर कृषि क्षेत्र जो है उनमें भी हमको विकास देखने को मिलेगा। अब जब गैर कृषि क्षेत्र में लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा, लोग अपने समय को लगाएंगे, लोग अपने पैसे को लगाएंगे और ह्यूमन रिसोर्स को लगाएंगे, तो जो कृषि क्षेत्र है उसके लिए भी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो स्पेशलाइज्ड आपको मिलने लगेगी। क्योंकि देखिए होगा क्या, अब डेडिकेटेड लोग आपको मिलेंगे कृषि क्षेत्र के लिए जो सिर्फ खेती का काम करेंगे ज्यादातर, और डेडिकेटेड लोग आपको मिलेंगे जो गैर कृषि कार्य करेंगे। अब आपके जो ये गैर कृषि कार्य करने वाले लोग हैं, इनको भी क्या हो रही है, आय हो रही है, इनको कृषि उत्पादन से एक नियमित आय मिल रही है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। अब जो ये कृषि क्षेत्र है इसका भी उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। तब जब गैर कृषि क्षेत्र में जो व्यवसायी वर्ग है वो जाके सम्मिलित हो जाएंगे, तो जो कृषि क्षेत्र है उसमें भी आपको स्पेशलिस्ट ही देखने को मिलेंगे, और इससे फिर क्या होगा, फसल उत्पादन में फिर से बढ़ोतरी होगी। और जो ये साइकिल है, ये साइकिल लगातार चलती रहेगी, और हमको एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल सिचुएशन इस पूरे सामाजिक व्यवस्था में देखने को मिलेगी, जिससे ये राजतंत्रीय व्यवस्था आपकी लगातार मजबूत होती चली जाएगी। अब ये द्वितीय नगरीकरण का काल है, तो प्रथम कौन सा था, हम बात करते हैं जब आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की, तो उस काल में हमको प्रथम नगरीकरण का काल मिलता है। और ये आपको कौन सा मिलेगा, द्वितीय नगरीकरण का काल मिलेगा। और ये प्रारंभ कब होगा, 6ठी शताब्दी बीसी में। ये आप ध्यान रखेंगे, बीसी है या जिसको कहेंगे ईसा पूर्व, और स्पेशली उत्तर भारत में ये हमको देखने को मिलेगी। भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन होगा, जो सिंधु घाटी का क्षेत्र है प्रथम चरण का, अब वो क्षेत्र बन जाएगा कौन सा, गंगा नदी घाटी का क्षेत्र, जहाँ पे द्वितीय नगरीकरण की सभ्यता विकसित होगी। प्रथम चरण में सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में, और द्वितीय चरण में गंगा नदी घाटी क्षेत्र में, क्योंकि लोहे का विकास हो चुका है, और लोहा ये सारे अवसर देगा इस क्षेत्र के लोगों को, जिससे अपनी सभ्यता का ये लोग विकास कर सके। दक्षिण भारत में ये प्रक्रिया हमको कुछ समय के बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं वहां पे हमको 400 बीसी के आसपास नगरीकरण का काल देखने को मिलता है। उत्तर भारत में ये 600 बीसी के आसपास से प्रारंभ हो जाता है। अगर हम नगरों के स्वरूप की बात करें कि किस तरह के नगर विकसित मिलेंगे, तो हमको मिलेगा कि कुछ नगर ऐसे होंगे जो राजनीतिक व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्र होंगे,
मतलब जहां से राजनीतिक व्यवस्था को और प्रशासनिक व्यवस्था को कंट्रोल किया जाएगा। जैसे आपका हस्तिनापुर हो गया, या हम बात करें राजगिरी की जो मगध में स्थित है, कौशल में अगर हम श्रावस्ती को देखें, वत्स में अगर हम कौशाम्बी को देखें, तो ये हमको देखने को मिलेंगे जो राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रक की भूमिका में हमको देखने को मिलेंगे। और मुख्यतः ये क्षेत्र कौन से होंगे? राजधानी क्षेत्र, जहां से पूरी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को कंट्रोल किया जाएगा। दूसरे तरह के नगर हम देखें जो व्यापारिक केंद्र के रूप में हमको विकसित मिलेंगे, जो किसी एक स्पेशलाइज व्यापार का या कई सारे व्यापारों का सेंटर होगा, उस रूप में भी हमको नगरों का विकास मिलेगा। जैसे हम बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन हमको उस रूप में मिलेगा। फिर हमको मिलेंगे धार्मिक स्थलों के रूप में नगर, मतलब कुछ नगर ऐसे डेवलप होंगे जो धार्मिक स्थलों के रूप में होंगे। जिसमें हम बात करें वैशाली, वैशाली हमको धार्मिक क्षेत्र में ज्यादा प्रभावित रूप से मिलेगा। अगर हम व्यवसायों का वर्गीकरण करें या उनका विशेषीकरण करें, तो हम देखेंगे कि लोहारगिरी, मृद भांड निर्माण, बढ़ईगिरी, कपड़े बुनाई, टोकरी बुनाई, ये सारे कार्य एक स्पेशलाइज रूप में होके नगरों में बस गए हैं। नगरीकरण का प्रभाव इनमें देखने को पूरी तरह से मिलेगा। एक कम्युनिटी के रूप में ये लोग डेवलप होंगे और अपने अपने कार्यों में स्पेशलाइज्ड होंगे और इकोनॉमी को लगातार बढ़ाने में मदद करेंगे। जैसे हम बात करें आपकी वैशाली की, श्रावस्ती की, चंपा की, राजगिरी की, कौशाम्बी की, काशी की, ये सारे हमको वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में उदित होते मिलेंगे। तो नगरों के स्वरूप में देखिए तीन चीजों का हो रहा है, एक राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिका में, दूसरा व्यापार के केंद्र के रूप में, और तीसरा धार्मिक स्थलों के रूप में हमको नगर विकसित मिलेंगे। जो व्यवसाय है वो अलग अलग भी हमको मिलेंगे और क्षेत्र विशेष पे अलग अलग व्यवसायों का अलग अलग प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। जैसे उज्जैन और तक्षशिला का क्षेत्र या भड़ोज का क्षेत्र बंदरगाह के क्षेत्र में हमको मिलेगा। कुछ क्षेत्र हमको लोहारगिरी में ज्यादा अच्छे मिलेंगे, कुछ क्षेत्र हमको बढ़ईगिरी में ज्यादा अच्छे मिलेंगे, कुछ क्षेत्र हमको टोकरी बुनाई में मिलेंगे। जैसे वर्तमान समय भी आप देखिए कि कई क्षेत्र है जहां लोहे का काम ज्यादा अच्छा होगा, कई क्षेत्र ऐसा होगा जहां लकड़ी का काम ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से हमको डिवीजन मिलेगा। यही व्यवस्था हमको उस काल में भी देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे नगरीकरण का एक अलग स्वरूप आपको मिलेगा। यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए कि क्या अंतर है प्रथम नगरीकरण का और द्वितीय नगरीकरण, तो एक नया नगरीकरण का स्वरूप हमको देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा भिन्न होगा हड़प्पा। वो क्या? यहाँ पे अब किलों का निर्माण होगा, सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, किलों के चारों तरफ खाइयां बनाई जाएंगी, प्राचीरें बनाई जाएंगी। अब जो आक्रमण है वो ज्यादा होंगे, मतलब एक दूसरे के क्षेत्र पे कंट्रोल करने की जो होड़ है वो हमको ज्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। नगर हम देखेंगे नदियों के किनारे बसेंगे, तो किले की दीवारें जो बनाई जाएंगी उनको बाढ़ से भी बचाएगी, जो हिंसक जानवर है उनसे बचाएगी, लूट मार है उनसे बचाएगी, बाहरी आक्रमण है उनसे बचाएगी। तो अब हमको किलों का निर्माण एक प्रमुख भूमिका के रूप में देखने को मिलेगा जब ये सेकेंड फेज स्टार्ट होगा नगरीकरण। और हमको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देखने को मिलेंगी इन नगरीकरण के क्षेत्रों में। जैसे भट्टे में पकी ईंटों का प्रयोग होगा, तो अब ज्यादा मजबूत मकान बनेंगे इन क्षेत्रों में। जल निकासी की जो व्यवस्था है वो ज्यादा हमको अच्छी देखने को मिलेगी। हालांकि हड़प्पा वाला तो अल्टीमेट है, उसका मुकाबला नहीं है, पर अब हमको एक बड़े क्षेत्र में ये जल निकासी व्यवस्था को देखने को मिली। देखिए अंतर क्या है, हड़प्पा में हमको जो एक सीमित क्षेत्र, उस सीमित क्षेत्र में हमको बहुत अच्छी जल निकासी व्यवस्था देखने को मिली। लेकिन अब जल निकासी की जो व्यवस्था है वो कल्चर के रूप में डेवलप हो जाएगी जब हम बात करेंगे सेकंड नगरीकरण। थल्लेदार कुओं का निर्माण हमको देखने को मिलेगा, स्रोत गर्त हमको देखने को मिलेंगे, एब्जॉर्बर हम कह सकते हैं एक तरीके से हमको देखने को मिलेंगे जो इन नगरों के पानी को सोखेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे जो उत्तरेकाली पालिश वाले मृदभांड है वो इस काल में हमको ज्यादा देखने को मिलेंगे और उनके माध्यम से इन नगरों का विकास हमको देखने को मिलेगा। और हम अंतर पैदा कर पाते हैं जब हम इतिहास के रेफरेंस में पढ़ते हैं इन मृदभांडों की वजह से कि ये किस काल के हैं, तो हम उससे अंदाजा लगाते हैं। तो अब जो नई राजनीतिक व्यवस्था बन रही है, जो नगरीकरण का नया स्वरूप हमको देखने को मिल रहा है, वो ज्यादा हमको स्पेशलाइज्ड मिल रहा है सेकंड फेज में। अपने एक विचारधारा आप और समझ कि क्या नगर और ग्राम में कोई विरोधाभास है, तो नगरीय व्यवस्था भी बन रही है, ग्रामीण व्यवस्था भी बन रही है, तो क्या इनमें कोई टकराव की स्थिति भी हमको देखने को मिलती है क्या? इसके रेफरेंस में अगर हम देखें तो साहित्यकारों ने कभी कभी तिरस्कार पूर्ण रूप से इन नगरों के विषय में लिखा है। वो कहते हैं कि नगरों में जो लोग रहते हैं वो धर्म शास्त्रों को नहीं मानते हैं, वो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, वो अध्ययन नहीं करते हैं, धनोपार्जन में लगे रहते हैं। मतलब उनको मिलते हैं कि ये अधार्मिक जो लोग हैं, तो इनके हिसाब से तो अधार्मिक लोग ज्यादा हैं वो नगरों में ज्यादा देखने को मिलेंगे, ऐसा ये मानेंगे। और एक टर्म मिलता है कि जो ब्रह्मचारी स्नातक, मतलब जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो स्नातक, और ब्रह्मचर्य को जिन्होंने माना है उनको नगरों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमको दुर्व्यसन भी देखने को मिलेंगे। अब वो दुर्व्यसन कौन से? जैसे शराब का सेवन, वेश्यावृत्ति, इन सब का भी विकास हमको इन नगरों में देखने को मिलेगा। तो ग्रामीण व्यवस्था में एक विरोधाभास की स्थिति थी कि ब्रह्मचारी स्नातक को नहीं जाना चाहिए इन नगरों में, यहाँ पे ज्यादा अधर्मिक लोग रहते हैं नगरीय क्षेत्र में। तो एक विचारधारा के रूप में भी हमको ये देखने को
मिलता है। वहीं हम देखें जो आपके बौद्ध धर्म के स्रोत वो नगर और ग्राम में विरोधाभास नहीं पाते। अब यहाँ देखिए जो आपका ब्राह्मणवादी साहित्य है वो ज्यादा विरोधी होगा नगरीय व्यवस्था का। वहीं हम देखिए जो गैर ब्राह्मणवादी धर्म है वो लोग में प्रमुख भूमिका बौद्ध धर्म और जैन धर्म की, ये नगरों का और ग्रामों का विरोध नहीं करेंगे और ये मानेंगे कि देखो जो ग्राम है, निगम है और नगर है ये एक पदानुक्रम में है, मतलब एक स्टेप है एक दूसरे का, कि ग्राम से निगम का विकास होता है और निगम से नगरों का विकास होता है। निगम का मतलब स्पेशलाइज्ड एरिया है ये, जहाँ पे किसी विशिष्ट वर्ग के लोग या विशिष्ट समुदाय के लोग रहेंगे उनको कहेंगे निगम, और इनमें मुख्यतः व्यापारी वर्ग हमको ज्यादा देखने को मिले। तो बौद्ध धर्म जो मान रहा है कि ग्राम, निगम और नगरों का एक क्रम में विकास हुआ है, एक सीक्वेंस में विकास। वहीं ब्राह्मणवादी समाज ये मान रहा है कि ये दुर्व्यसन वाले लोग हैं और अधार्मिक लोग। तो एक अंतर भी हमको देखने को मिलेगा विचारधाराओं में जो नगरों के खिलाफ मिलता है ग्राम क्षेत्र। अगर हम नगरों का वर्गीकरण करें तो हमको कई तरह के नगर देखने को मिलते हैं। जैसे एक आपको मिलेगा पुर, यहीं से आप ध्यान रखेंगे जो आपका पुरंदर शब्द है वो हमको मिलता है। तो पुर किसे कहेंगे कि जिनके चारों ओर किलेबंदी हो, एक बहुत बड़े क्षेत्र में किलेबंदी अगर हो तो उस पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे? पुर कहेंगे। फिर हमको मिलता है दुर्ग, राज्य में किलेबंद राजधानी को क्या कहेंगे? दुर्ग। अब मान लीजिए ये पूरा पुर हो गया, अब इसके अंदर ये राजधानी क्षेत्र हो गया, यहाँ पे किलेबंदी की व्यवस्था होगी, इसको क्या कहेंगे? दुर्ग कहेंगे। फिर हमको मिलेगा राजमार्ग। राजमार्ग किसे कहेंगे? दुर्ग समस्त देश को शाही मार्गों से जोड़ेगा, उसको कहेंगे हम दुर्ग। इसमें आप देखेंगे उत्तरापथ और दक्षिणापथ इस तरह से दो नाम हमको मिलेंगे जो शाही मार्ग बनेंगे बाद में और व्यापारिक मार्ग के रूप में विकसित होकर क्षेत्रों का विकास करेंगे। तो राजमार्ग की जब हम बात करते हैं तो ये कनेक्टेड किससे होंगे? दुर्गों से, और अन्य क्षेत्रों के जो राज्य के मार्ग हैं उनसे ये कनेक्ट होके मार्ग का निर्माण करेंगे। और मुख्यतः ये व्यावसायिक मार्ग हमको ज्यादा देखने को मिलेंगे जिससे व्यवसाय अधिक तीव्र गति से फैले। फिर हमको मिलेंगे निगम और पूत भेदन। स्थानीय बाजार या विनिमय केंद्र इनको कहेंगे निगम और पूत भेदन। एक हमको वर्णन मिलता है महापरिनिब्बाण सूत्र में, जहाँ पे पाटिल ग्राम का वर्णन है और पाटिल ग्राम के विषय में कहा जाता है कि भविष्य में ये पूत भेदन बनेगा। अगला शब्द हमको मिलता है अग्रनगर। अग्रनगर कहेंगे जो भीड़ भाड़ वाले महान शहर है उनको कहेंगे अग्रनगर। महापरिनिब्बाण सूत्र में हमको मिलता है ये जो आपका पाटिल ग्राम है इसके विषय में बुद्ध ने कहा था कि आने वाले समय में ये क्षेत्र अग्रनगर के रूप में विकसित हो। तो हम देख रहे हैं पुर किसे कहेंगे, दुर्ग किसे कहेंगे, राजमार्ग किसे कहेंगे, निगम और पूत भेदन किसे कहेंगे, अग्रनगर किसको कहेंगे। ये पूत भेदन आप जरूर याद रखिएगा और ये अग्रनगर आप जरूर याद रखिएगा। यूपीएससी का भी ये पैटर्न रहा है कि इस तरह के शब्द देके आपसे ये पूछ लेता है कि ये किसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। अब जो प्रमुख व्यवसायी हैं वो हम देख लेते हैं और इनसे रिलेटेड प्रश्न भी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि नाम देके पूछेगा कि ये किससे संबंधित है। तो हमको मिलते हैं वैद्य और भिषक, ये हैं चिकित्सक जो इस समय हमको मिल रहे हैं। फिर हमको मिलेगा शल्यकट, शल्यकट संबंधित होगा शल्य चिकित्सा से। फिर हमको मिलेगा शोकाजियक, शोकाजियक होगा जादूगर। लंगिक शब्द मिलेगा, लंगिक इस्तेमाल होगा किसके लिए? कलाबाज के लिए जो कलाकारियां दिखाता है। कुंभधूनिक शब्द मिलेगा जो इस्तेमाल होगा ढोलकिये के लिए। इक्कानिक शब्द मिलेगा जो इस्तेमाल होगा महिला ज्योतिषी के लिए। इस शब्द को आप जरूर ध्यान रखिएगा, इक्कानिक शब्द आपसे पूछ लेगा कि ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। जानकार शब्द मिलेगा जो होगा वाहन निर्माता के लिए। कम्मर शब्द मिलेगा जो होगा धातुकार के लिए। कोसियाकार शब्द होगा जो मिलेगा रेशम के बुनकर के लिए। और पलगड़ शब्द होगा जो इस्तेमाल होगा पढ़ाई के लिए। ये प्रमुख व्यवसायी हैं जिनका प्रमाण हमको इस काल में मिल रहा है और उनके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये शब्द आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ राजकीय पद भी हम देख लेते हैं जिसमें आपको मिलता है पेट्टा। पेट्टानिक के विषय में देखेंगे, ये संपत्ति प्रबंधक की भूमिका में है। फिर हमको मिलेगा थापति शब्द। थापति शब्द है राजमहल का अधिकारी। एक शब्द मिलेगा राजभट। राजभट किसके लिए होगा? पुलिस के रूप में ये होगा। और बंधन गरीक मिलेगा हमको, और बंधन गरीक किसको कहेंगे? जेलर को ये कहा जाएगा। तो ये राजकीय पद के लोग हैं जो हमको इस काल में देखने को मिलते हैं। एक व्यवस्था और देखेंगे आप, मुद्रा की व्यवस्था। अच्छी उत्पादन हो रहा था तो ट्रांजेक्शन करने में लोगों की दिक्कतें होंगी, तो दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए मुद्रा व्यवस्था का विकास अब यहाँ नियमित रूप से होगा। ऐसा नहीं कि इससे पहले मुद्रा व्यवस्था नहीं, लेकिन अब मुद्रा व्यवस्था एक तो सेंट्रलाइज हो जाएगी, किसी एक सेंटर से ज्यादा इशू की जाएगी। दूसरा, ये नियमित व्यवस्था के रूप में विकसित होती हुई मिलेगी। अगर हम सिक्कों का प्रथम निश्चित संदर्भ देखें तो ये हमको मिलता है इसी काल में और पाली साहित्यों में हमको देखने को मिलता है। कहापड़, निष्क, कंस, पद, माशक, काकनिक, इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है किसके रूप में? सिक्कों के लिए या मुद्रा के लिए। आहत सिक्के भी हम इसी काल में देखेंगे जो अधिकांशतः किसके होंगे? चांदी के सिक्के। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज की मैंने बात की कि व्यापारिक मार्गों का विकास होगा जिसमें हम दो तरह के मार्ग देखेंगे। एक आपका उत्तरापथ, दूसरा आपका
दक्षिणापथ, इन दो मार्गों का विकास होगा। अगर हम समझें कि ये व्यापारिक मार्ग कौन से हैं, तो अगर हम उत्तरापथ की बात करें तो गंगा के मैदानों में उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से होकर बंगाल की घाटी तक और वहां स्थित ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक ये चित्र हमको देखने को मिलता है। ये कौन सा हो गया आपका उत्तरापथ। उत्तरापथ के भी हमको दो भाग मिलते हैं। एक जो इसका उत्तरी भाग जिसमें लाहौर, जालंधर, सहारनपुर, गंगा के मैदान, इनके साथ होता हुआ बिजनौर और फिर गोरखपुर से होते हुए बिहार और पश्चिम बंगाल तक ये जाता है। इसका जो दक्षिणी भाग है वो हमको मिलेगा कहाँ से? लाहौर, रावलपिंड, भटिंडा, दिल्ली, हस्तिनापुर, कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र और राजगीर, इन क्षेत्रों में हमको मिलेगा। तो उत्तरापथ के दो भाग। उत्तरापथ मुख्यतः कहाँ मिल रहा है? गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। और कहाँ तक जा रहा है? बंगाल की घाटी तक। और उसके दो भाग हैं जिनको हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं दक्षिणापथ की। इस दक्षिणापथ की ज्यादा चर्चा हमको मिलेगी और इसका वर्णन हमको अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलेगा। आरंभिक ऐतिहासिक युग से ही ये हमको सक्रिय मिलेगा। उत्तरापथ का विकास हमको बाद में मिलेगा या इसके प्रमाण हमको बाद में मिलेंगे, लेकिन जो आपका दक्षिणापथ, इसका प्रमाण हमको पहले से ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा और इसका वर्णन भी हमको पहले से ही मिलेगा। हम देखेंगे मगध के पाटलिपुत्र से गोदावरी पर स्थित प्रतिष्ठान तक ये रास्ता हमको मिलेगा। तो मगध क्षेत्र आप देख रहे थे सबसे पहले शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित हो रहा था और ये कहां तक जा रहा है? प्रतिष्ठान तक। तो दक्षिणापथ का यहाँ तक विकास हो रहा है। मार्ग के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को भी ये जोड़ेगा। अब जो ये व्यापारिक मार्ग आपके विकसित हो रहे हैं, इनसे व्यापार तेज होगा और जब व्यापार तेज होगा तो जो आपका कर संग्रह, वो कर संग्रह आपको नियमित मिलेगा। और जब कर संग्रह आपको नियमित मिलेगा तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है और उसके साथ साथ जो सैन्य व्यवस्था है, ये दोनों हमको ज्यादा नियमित मिलेगी और राज्य लगातार बढ़ते हुए हमको देखेंगे। एक वर्णन मिलता है जीवक चिकित्सक का। ये दक्षिणापथ के मार्ग से ही अवंती तक गया था। जब हमने महाजनपदों की बात की थी तो वहां पे हमने देखा था कि इस चिकित्सक की कितनी बड़ी भूमिका थी इंटर स्टेट रिलेशनशिप के डेवलपमेंट। अगर हम देखें जो ये व्यापारिक मार्ग बने, इनके विकास से लाभ क्या होता है? एक तो राज्य के लिए आय का ये स्रोत बन जाएंगे, जैसे हमने पीछे बात, नियमित राजकर इनको मिलने लगेगा या राजमार्ग का जो कर है वो वसूला जाने लगेगा नियमित रूप से इन राजमार्गों पे सुरक्षा के लिए। और अपने क्षेत्र में ज्यादा टैक्स कलेक्शन के लिए इन राजमार्गों पर टैक्स कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और हमको एक अधिकारी मिलता है कम्मिका नाम से। एक कम्मिका नामक अधिकारी सीमा शुल्क का कलेक्शन करेगा। व्यापारिक मार्गों के विकास से जो दूसरा प्रमुख प्रभाव मिलेगा वो होगा उपभोग में विविधीकरण। मतलब एक क्षेत्र का उत्पाद दूसरे क्षेत्र तक पहुंचेगा और उससे डाइवर्सिटी आएगी लोगों के कंजम्पशन में। उसके साथ साथ सभ्यताओं का भी विविधीकरण होगा। जब एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पे जाएंगे तो अपने साथ अपनी सभ्यता, अपने विचार, अपने आदर्श, वो सब कुछ लेके जाएंगे। उससे हमको सभ्यताओं में क्या होगा? विविधीकरण देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे गांधार कला का विकास होगा। गांधार कला कैसे डेवलप होगी? कनेक्शन बनेगा ना एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से, तो उससे क्या होगा? कल्चर का ट्रांसफर होगा और हमको विकसित रूप से वो चीज देखने को मिलेगी। एक नया वर्ग यहाँ पे उदित होगा जिसको कहेंगे गृहपति और सेठी नामक वर्ग। और ये मुख्यतः किसकी भूमिका में होगा? निवेशकों की भूमिका में होगा। तो अब देखिए इन्वेस्टर भी आपके आ रहे हैं, राजतंत्र का उदय हो रहा है, कृषि अत्यधिक ज्यादा हो रहा है, तो टैक्स कलेक्शन का भी जो सिस्टम बन रहा है। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है वो आप समझ पा रहे हो। इसको आप इस्तेमाल करिए मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में कि किस तरह से निवेशक आएंगे, है ना, किस तरह से इन्वेस्टर्स आएंगे, किस तरह से टैक्स कलेक्शन सरकार का बढ़ेगा, किस तरह से ह्यूमन सेटिस्फेक्शन वो डेवलप होगा। तो उसको आप लिंक करके इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो गृहपति और सिटी नामक निवेशकों का उदय हो रहा है। गृहपति के विषय में अगर हम देखें तो पाली साहित्य में इसका बार बार हमको वर्णन मिलता है। ये धनी संपत्ति का स्वामी है और इसका जो आय का स्रोत है वो मुख्यतः कृषि से देखने को मिलता है। और ये कोई छोटे किसान नहीं है, ये दरअसल बहुत बड़े बड़े किसान है। दीर्घ निकाय में हमको एक वर्णन मिलता है मेंढक का वर्णन। उससे हम ये समझ पाएंगे कि किस रूप के ये किसान है, किस लेवल के ये किसान है। गृहपति बहुत समृद्ध किसान हमको मिलेंगे गृहपति के रूप में। मेंढक के बारे में कहा जाता था कि उसके पास इतनी भूमि थी, उसने दास रखे थे, नौकर रखे थे, श्रमिक रखे थे। और एक शब्द इस्तेमाल किया गया है दास कर्मकार पोरिस। ये दास कर्मकार पोरिस शब्द किसके लिए है? श्रमिकों के लिए, दासों के लिए। उनको अपने काम पे रखा है और नियमित रूप से इनको वेतन दे रहा है। पहले के लोग क्या कर रहे थे? ज्यादातर वो भोजन दे रहे थे, उपहार दे देते थे कभी कभी। लेकिन मेंढक भोजन और उपहार के साथ साथ इनको अर्धवार्षिक वेतन भी दे रहा है। तो इससे ही समझ में आता है कि ये मेंढक कितना बड़ा किसान है। इसके अलावा अगर हम मेंढक की बात करें तो इसके पास 1200 चरवाहे हैं, गोपालक 1200 चरवाहे हैं। अगर 1200 चरवाहे हैं तो इसके पास पशु संसाधन कितना है, तो उससे जो प्रोडक्शन है वो कितना है उसका आप अंदाजा लगाइए कि 1200 तो इसके पास चरवाहे हैं, तो गायें कितनी होंगी या अन्य जानवर है वो कितने होंगे, उनसे उत्पादन कितना हो रहा होगा, तो इसका कलेक्शन कितना हो रहा होगा उसका आप अंदाजा लगाइए। उसके साथ साथ ये मेंढक शाही सेना के लिए भी रसद लगातार उपलब्ध कराएगा।
मतलब इसके पास उत्पादन इतना अधिक हो रहा है कि ये शाही सेना को भी क्या करेगा, रसद उत्पादन पहुंचाएगा। अगर हम बात करते हैं आपकी चक्रवर्ती राजा या विश्व के जो आदर्श राजा हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, तो उनकी 7 निधियों को बताया गया है साहित्य में बार बार। इन 7 निधियों में एक निधि हमको मिलती है कौन, गृहपति के रूप। तो आप ये समझिए गृहपति की क्या भूमिका है। इतना बड़ा वो किसान है कि उसके पास बहुत सारे खेत है, बहुत सारा उत्पादन कर रहा है, बहुत सारा पशुधन है, और एक प्रमुख भूमिका में है वो प्रशासनिक व्यवस्था में भी, या राजा के विकास के लिए भी एक प्रमुख भूमिका वो अदा कर। इसके साथ साथ जो दूसरा वर्ग है सेठी, उसको हम समझे अगर, ये उद्योगपति वर्ग है जो उच्च स्तरीय उद्योगों को करेगा, बड़े लेवल पे ये क्या करेगा, बिजनेस करेगा। इसमें हमको मिलेंगे निवेशक, वित्तदाता, सौदागर, ये तीनों हमको इस वर्ग में मिलेंगे। महावर्ग अगर हम देखें तो उसमें कोलेविसा नामक एक सेठी पुत्र का वर्णन मिलता है। देखिए इन कहानियों से आप क्या समझ पाएंगे कि किस लेवल का इनका प्रभाव था उस समय के समाज। तो महावर्ग में कोलेविसा नामक सेठी का वर्णन है, सेठी पुत्र का वर्णन है। इस युवा के विषय में कहा जाता है कि इसका पालन पोषण इतना आरामदेह था कि जब वह नंगे पांव भिक्षु के रूप में जीवन जीने लगा तो उसके पांव से खून निकलने लगा। अब ये सेठी पुत्र क्या है, ये सेठी पुत्र दरअसल भिक्षु बन जाता है, बौद्ध भिक्षु, और बौद्ध भिक्षु बन के ये चला जाता है किसके साथ, बुद्ध के साथ, उनके साथ संग में रहने लगता है। लेकिन क्योंकि इसका पालन पोषण इस तरह से हुआ था, इतनी नाजुक अवस्था में हुआ था कि जब ये वहां पहुंचता है, क्योंकि वहां नियम क्या था, नंगे पांव रहना, और जब नंगे पांव रहने का नियम है तो उस नियम को मानने के कारण इसके पैर से क्या होता है, खून निकलने लगता है। और प्रभाव देखिए सेठियों का कितना है कि बुद्ध ने नियम परिवर्तित कर दिया संघ व्यवस्था में। ये अब आप पैर में जो पादुकाएं हैं उनको धारण कर सकते हैं, क्योंकि आप ये समझिए ये सेठी वर्ग क्या है, आय का स्रोत भी है संघों। ये लोग संघ व्यवस्था को बहुत सारा धन भी देते थे। तो बुद्ध ने अपनी जो संघ है उसके नियमों को बदल दिया इस व्यक्ति के कष्टों को देख के। अब इसका मतलब आप ये मत लगाइएगा कि बुद्ध ने इसलिए नियम बदल दिया क्योंकि सेठी इतने प्रभावशाली है। बुद्ध ने तो मानवता के लिए नियम को बदला, लेकिन जिनका रहना खाना सहना है सेठी परिवार का, वो हम अगर समझे तो किस लेवल का है कि वो नंगे पांव चल भी नहीं सकते। इतनी नाजुक अवस्था में या इतनी भव्य अवस्था में वो लोग पाले पोसे जा रहे हैं। एक नई व्यवस्था हमको मिलेगी, वर्ण व्यवस्था पहले से स्थापित, जाति व्यवस्था का विकास हमको देखने को मिलेगा इस समय। अब आप कहेंगे अंतर क्या है वर्ण व्यवस्था में और जाति व्यवस्था में, तो हम समझ लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के मध्य अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर कि वर्णों की जो संख्या है वो 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण हमको मिलते हैं। जातियों की संख्या कितनी है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। एक दूसरी चीज, वर्ण व्यवस्था में पदानुक्रम है, मतलब सबसे ऊपर ब्राह्मण ज्यादातर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो एक सीक्वेंस हमको मिलेगा वर्ण व्यवस्था। लेकिन हम जब बात करेंगे जाति व्यवस्था तो वहां पे हमको ये कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा कि कौन सी जाति किस स्तर पे। मुख्यतः हमको क्या मिलेगा, वर्ण व्यवस्था में ये क्रम ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। जातियों के स्तर पे हम देखेंगे कि क्षेत्रों के अनुसार इनमें लचीलापन मिलेगा कि एक जाति का आदमी किसी क्षेत्र में ज्यादा प्रभावशाली होगा, दूसरे क्षेत्र में वही जाति का आदमी कम प्रभावशाली भी हमको देखने को मिल सकता है। भूमि, धन, राजनीतिक व्यवस्था, सत्ता पे किस तरह से कंट्रोल है, सैनिक सत्ता पे कितना प्रभाव है, ये सब ये डिटरमाइन करते थे कि वह जाति उस क्षेत्र विशेष में किस स्तर पर होगी। लेकिन वर्ण व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो ब्राह्मण भले गरीब हो लेकिन उसका लेवल कौन सा होगा, लेवल 1 ही होगा। शूद्र चाहे जितना अमीर हो उसका लेवल कौन सा होगा, लेवल 4 ही होगा। लेकिन जाति व्यवस्था में ये हमको नहीं देखने को मिलेगा। विवाह परंपरा के विषय में सबसे कठोर व्यवस्था मिलेगी हमको जाति व्यवस्था में। जैसे वर्ण व्यवस्था में हमको अंतर विवाह देखने को मिल सकते हैं। हमने अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह देखा है वर्ण व्यवस्था में कि एक ब्राह्मण का विवाह हो जा रहा है शूद्र से, मतलब ब्राह्मण पुरुष का शूद्र स्त्री से विवाह हो जा रहा है, और शूद्र स्त्री का विवाह हो जा रहा है किससे, ब्राह्मण पुरुष से। पहला हो गया अनुलोम विवाह, दूसरा हो गया प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह हमको देखने को मिल रहे थे इस वर्ण व्यवस्था में। लेकिन जब हम बात करेंगे जाति व्यवस्था की तो यहाँ पे हमको बहुत कठोरता देखने को मिलेगी, और ये तय करते थे कि इनका विवाह अपनी ही जाति में, क्योंकि जाति व्यवस्था का जो आधार है वो अंतर विवाह पे हमको ज्यादा टिका मिलेगा। जाति व्यवस्था में हमको मिलेगा कि ये लोग कुछ विशिष्ट व्यवसायों को ही अपना सकते हैं। वर्ण व्यवस्था में ये अंतर हमको उतना स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रहा था। कभी कभी ब्राह्मण भी राजा की भूमिका में आता था, क्षत्रिय भी कभी कभी ब्राह्मण की भूमिका में आता था, वैश्य ने भी कभी कभी शासन किया है। जैसे आप बात करेंगे जब मौर्य साम्राज्य की, तो वहां पे ये निर्धारित करना ही काफी कठिन है कि वो किस वर्ग से हैं। कुछ लोग क्षत्रिय मानते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग शूद्र मानते हैं। तो हम उससे क्या समझ पा रहे हैं कि एक मान्यता हमको मिलती है कि किसी भी वर्ण का व्यक्ति है, यदि उसमें क्षमता है तो वो प्रशासनिक व्यवस्था में आ सकता है। लेकिन जाति व्यवस्था में ये चीज हमको देखने को नहीं मिलेगी। जाति व्यवस्था में हर व्यक्ति को किसी विशिष्ट कार्य को ही करना पड़ेगा
जो उसकी जाति के लिए निर्धारित है। पाली साहित्य में हमको इस बात का वर्णन मिलता है कि जो आपके उकट कहे जाते हैं, उकट मतलब उच्च जाति के लोग हैं, इनके व्यवसाय क्या है, कम और शिप। वहीं जो आपके निम्न जाति के लोग हैं या हीन जाति के लोग जिनको माना जा रहा है, उनके व्यवसायों में शिल्प हमको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के कि लोगों का व्यवसाय जो है वो निश्चित किया जा रहा है कि वो क्या व्यवसाय करेंगे, वो डिपेंड करेगी उनकी जाति पे। जाति व्यवस्था में हम देखेंगे कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनका लेन देन है, उनकी भागीदारी है, छूआछूत का जो नियम है, बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित हमको मिलेगा। एक हमको और व्यवस्था मिलेगी चांडाल और दास, जो वर्ण व्यवस्था के 5वें स्तर पे हमको मिलेंगे। चार हमने देख लिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन जो 5वां स्तर है वो हमको कौन सा मिलेगा, चांडाल और दासों के रूप में। और इनकी स्थिति हमको बहुत खराब मिलेगी। चांडालों के विषय में अगर हम देखें तो इनको शूद्रों से भी निम्न माना जा रहा है कि ये 5th कैटेगरी के लोग हैं और इनको बस्तियों में भी रहने का अधिकार नहीं है। वहीं जब हम देखते हैं दासों को, तो बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय में कहा गया, दास वह व्यक्ति है जिसका अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं जब संघीय व्यवस्था को, तो संघीय व्यवस्था में भी या संघ की जो व्यवस्था थी, बौद्ध संघों की बात कर रहे हैं, तो संघों की जो व्यवस्था थी उसमें जो दासों का प्रवेश है, वो दासों का प्रवेश किसकी अनुमति से होगा, उनके मालिकों की अनुमति से। तब जब तक इन दासों का स्वामी इनको अनुमति नहीं दे देता, तब तक ये लोग संघ में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यही व्यवस्था कर्जदारों के साथ भी। तो दासों की जो स्थिति है कि वो खुद पे अपना कंट्रोल भी नहीं रखते हैं, वो हमको मिलता है। महिला और पुरुष दासों का भी हमको उल्लेख मिलता है। विनय पिटक में अगर हम देखें तो 3 प्रकार के दास हमको मिलते हैं। एक को कहते हैं अंतोजातका, अंतोजातका महिला दासी से जन्मा दास है। फिर हमको मिलता है निक्कतो, निक्कतो किसे कहेंगे, जिस व्यक्ति को दास की भांति खरीदा या बेचा गया। फिर एक शब्द मिलेगा कर्मर अनितो, कर्मर अनितो किसके लिए प्रयोग हो रहा है, जिसको किसी अन्य देश से लाकर दास बनाया गया। तो विनय पिटक में 3 प्रकार के दास, अंतोजातका, धनकिक्कतो और कर्मर अनितो, 3 प्रकार के दास हमको मिलेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरह की सामाजिक व्यवस्था, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था और किस तरह की आर्थिक व्यवस्था उस समय काल में विकसित हो रही है, जो एक सामाजिक परिवर्तन का या महाजनपदों की भूमिका का प्रमुख आधार बनेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग शेयर कीजिए, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।